मैं डॉक्टर आपके कुलरी आपका स्वागत है। आज कौटिल्य पर व्याख्यान करते हैं। पिछले समय मनु पर विचार हो चुका था। मनु और कौटिल्य या प्राचीन भारत के जितने भी विचारक रहे हैं, इनके विचारों में मूलभूत कोई अंतर नहीं है। मोटे तौर पर वे सभी ऋषि मुनि एक ही बात कहते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो मनु में जो चीज़ें आ चुकी हैं उनमें से कई चीज़ें यहाँ पर फिर से आएंगी, उनको देखते हैं। कौटिल्य, इनका एक दूसरा नाम है चाणक्य, एक और नाम है जिसे विष्णुगुप्त कहते हैं। तो जो भी हो, इनका समय ईसा पूर्व 3री-4री शताब्दी में था और कौटिल्य के सानिध्य में रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार भारत को एकीकृत, अखंड और संगठित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य से परामर्श लेते हुए पूरे भारत में एक छत्रछाया की उसने स्थापना की थी। कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, वह किस किस प्रकार से कार्य किया, इसके बारे में अनेक प्रकार की बातें पुस्तकों में देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक बात इन सबसे उभर कर सामने आती है कि कौटिल्य एक ब्राह्मण था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक रूप में भी काम भी करता था। मगध में सम्राट था नंद, उसके मंत्री का नाम था सक्तार। एक बार राजा नंद ने सक्तार को अपमानित किया, तो सक्तार ने सोचा मैं राजा से बदला लूंगा। देखिए, लोगों की प्रवृत्ति देखिए कि मंत्री सोचता है कि मैं राजा से, सम्राट से इसका प्रतिकार लूंगा, बदला लूंगा। तो सक्तार की भेंट कौटिल्य से हुई। और कौटिल्य से कैसे हुई? वह जा रहा था कहीं, कुछ लोग कहते हैं शादी के लिए कहीं जा रहा था, तो रास्ते में खेतों में जब धान को काट देते हैं तो इतने बड़े बड़े डंठल बच जाते हैं। तो वो डंठल कौटिल्य के पैरों में चुभ गए, जिससे खून बहने लगा। तो कौटिल्य ने वहीं पर प्रतिज्ञा की, जब तक इन सभी खरपतवार को मैं न हटा दूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सक्तार ने देखा और पूछा। जब कौटिल्य ने जवाब दिया कि ऐसी सी बात है, तो सक्तार ने सोचा ऐसे ही जिद्दी व्यक्ति को मैं अपना माध्यम बनाऊंगा और नंद वंश का अंत करूंगा। सक्तार ने कौटिल्य को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, कहा कि आप आइए दरबार में। दरबार में पहुंचे और जैसे ही कौटिल्य दरबार में पहुंचे, सक्तार ने उसे विप्रों में सबसे बड़ा और ऊंचा स्थान, ऊंचा आसन दे दिया। जब सम्राट नंद आया वहां पर दरबार में, उसने देखा कि एक बिल्कुल काला सा और कुरूप व्यक्ति विप्रों के सबसे बड़े आसन पर बैठा हुआ है, तो उसने कौटिल्य का अपमान किया। तब वहां पर कौटिल्य ने अपनी शिखाओं को खोल करके कहा कि जब तक तुमको मैं वंश समेत जब तक तुमको नष्ट नहीं कर दूंगा, नाश नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनी शिखाएं नहीं बांधूंगा। और इसके बाद कहा जाता है कि उसने कई प्रकार के षड्यंत्रों से और जादू टोना वगैरह के माध्यम से उसने नंद राजा का विनाश किया और मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को आसीन किया। उसकी पुस्तक एक ही है और सर्वाधिक प्रमुख है अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र 19वीं शताब्दी तक पूरी तरह से दुनिया की नजरों से लुप्त रही। मैसूर में ओरिएंटल लाइब्रेरी है या उस समय था, तो उस लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन थे डॉक्टर श्याम शास्त्री। उनको किसी व्यक्ति ने कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पांडुलिपि दिया।
तो डॉक्टर श्याम शास्त्री ने उसको प्रकाशित किया और प्रकाशित करने के बाद दुनिया के सामने ये पुस्तक आई अर्थशास्त्र। और जब दुनिया के लोगों ने इस पुस्तक को देखा, पढ़ा, आगे चलकर उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ। ये घटना है प्रथम विश्व युद्ध के पहले 1913, 14, 15 इस आसपास की बात। तब दुनिया वालों ने कहा, राजनीति विज्ञान के विचारकों ने कहा कि अभी तक हम जो भी कहते थे उनको यदि छोड़ भी दें तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि भारत की, प्राचीन भारत की राजनीति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दे सकता है। ये अर्थशास्त्र पुस्तक का कमाल है। अब कौटिल्य ने अपने पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा, लेकिन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं। क्यों? क्योंकि कौटिल्य कहता है कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं, मनुष्य की जीविका भूमि पर आधारित। उस जमाने में उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर होते नहीं थे, लघु और कुटीर उद्योग हुआ करते थे। तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन पूरी तरह से भूमि पर आधारित था और जिस पर वे रहते हैं दोनों ही अर्थ हैं। अर्थ माने संपत्ति है। अतः जिसमें मनुष्य वाली भूमि के लाभ, भूमि से क्या लाभ हो सकता है तथा उसके पालन उपाय का वर्णन किया गया हो, उस शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र वह है जो भूमि का पालन करने के उपाय बताता हो और भूमि के गुण उसे लाभ व्यक्त होते हैं। इसका इन सभी चीजों का जिसमें उल्लेख होता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और कौटिल्य अर्थशास्त्र की पुस्तक, अपनी पुस्तक का नाम इसी आधार पर देता है। इसके अलावा कौटिल्य कहता है अन्वीक्षकी, तर्क, दर्शन, त्रयी, तीन वेदों का ऋग, यजु, साम। अथर्ववेद को सामवेद का अंग माना जाता है, इसलिए कहीं पर 4 वेद भी है और कहीं पर 3 वेद भी है। जहां पर 3 वेद कहते हैं उसमें सामवेद का अथर्ववेद को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो त्रयी का मतलब वेद, 3 वेद या 4 वेद। वार्ता मतलब व्यापार, वाणिज्य, और दंड नीति माने राजनीति। ये 4 प्रकार की विद्याएं होती हैं। प्राचीन भारत में 4 प्रकार की विद्याएं प्रचलित थी और इन सब में कौटिल्य कहता है कि दंड नीति सर्वाधिक प्रमुख है। क्यों? क्योंकि दंड नीति से ही सभी चीजें निकलती हैं। दंड नीति सबको नियंत्रित करता है और दंड नीति का मतलब राजनीति है। यही चीज अरस्तु ने कही कि राजनीति मास्टर साइंस है। क्यों? इसलिए कि अन्य सभी संस्थाएं, अन्य सभी समुदाय व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते। दंडित करने का अधिकार केवल राजनीति को होगा और यदि ये संस्थाएं दंडित करती भी हैं तो अंतिम निर्णय राज्य ही करता है, राजनीति ही करती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए व्यक्ति किसी संस्था का सदस्य है, उसने कुछ गड़बड़ किया, संस्था के लोगों ने मीटिंग किया, उसको किसी प्रकार से दंडित किया, लेकिन वह व्यक्ति चाहे तो न्यायालय में जाकर के अपील कर सकता है, न्यायालय में जा सकता है और उन सबको न्यायालय के कटघरे में खड़ा कर सकता है। अंतिम निर्णय न्यायालय ही करेगा, संस्था नहीं करेगी। और न्यायालय मतलब राज्य का एक अंग। इसलिए अरस्तु कहता है चूंकि राजनीति मास्टर साइंस है, क्योंकि उसको सब पर अधिकार करने का, सब पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए राजनीति मास्टर साइंस है। सभी विज्ञानों में, सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दंड देने का अधिकार उसको है, निर्णय लेने का अधिकार उसको है। और इस प्रकार से समस्त सामाजिक जीवन दंड नीति पर ही आश्रित है। संपूर्ण राजनीतिक जीवन, संपूर्ण सामाजिक जीवन दंड नीति पर आधारित है। मतलब दंड नीति अच्छी होनी चाहिए। जिस देश की दंड नीति जितनी अच्छी होगी, दंड अच्छी होगी, दंड अच्छा नहीं होता कभी, लेकिन जिस देश की दंड नीति श्रेष्ठ होगी उस देश के लोगों का जीवन भी श्रेष्ठ
और आदर्श हो जाता है। देखें कौटिल्य के राजनीतिक विचार। सबसे पहले है राज्य की उत्पत्ति। मनु ने दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किया कि जब अराजकता की अवस्था थी, अव्यवस्था थी, अशांति थी, लोगों का जीवन दुर्भर हो गया था, तब प्रजा के अनुरोध पर ईश्वर ने मनु को राजा बनाकर भेजा और मनु में 8 देवताओं के गुणों को सम्मिलित कर दिया। कौटिल्य ने इसी प्रकार की बात कहते हुए थोड़ा सा भिन्न अपना विचार प्रकट किया है। कौटिल्य कहता है कि प्राचीन अवस्था में जब अराजकता की स्थिति थी, व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ गया था, मत्स्य न्याय की स्थिति प्रचलित थी। मत्स्य न्याय का तात्पर्य है जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक सबल व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को तंग करता था, उसका जीवन नष्ट कर देता था। तो मत्स्य न्याय की स्थिति प्रचलित थी। तब लोगों ने मिलकर के राजा के रूप में मनु को नियुक्त किया। लोगों ने मनु को अपना राजा बनाया और दोनों के बीच समझौता हुआ और समझौते में जनता ने यह कहा, प्रजा ने यह कहा कि हम सब कृषि से जो भी आय हमारी होगी उसका 1/6 हम आपको कर के रूप में देंगे। व्यापार से जो हमारी आय होगी उसका 1/10 हिस्सा आपको देंगे, मतलब 10%। और ऋषि मुनि जो भी दान से प्राप्त करेंगे उसका 1/6 भाग आपको देंगे। इतनी वृत्ति मतलब वेतन पा करके, इतना वेतन पा करके आप प्रजा का योग क्षेम करेंगे। योग क्षेम का मतलब, योग का मतलब होता है अप्राप्त को प्राप्त करना और क्षेम का मतलब होता है प्राप्ति की रक्षा। रक्षा के बाद क्या करेंगे? रक्षा की वृद्धि करेंगे और वृद्धि के बाद क्या करेंगे? सब पात्रों में दान करेंगे। ये धन का तत्व है, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षा की वृद्धि, वृद्धि की सब पात्रों में दान। तो राजा और प्रजा के बीच समझौता होता है। प्रजा कहती है कि हम आपको इतना वृत्ति या वेतन देंगे और इसके बदले में आप हमारे योग क्षेम की जिम्मेदारी लीजिए। मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से जनता समझौतों की शर्तों से बंधी हुई है, प्रजा और राजा भी समझौते की शर्तों से बंधा हुआ है। यदि कभी भी राजा इस समझौते का उल्लंघन करता है, वह प्रजा पालन में कोताही बरतता है, लापरवाही बरतता है, प्रजा का विध्वंस करता है, उस पर निरंकुश शासन करता है, तो प्रजा को यह अधिकार है कि ऐसे राजा को पद से हटा देवे और उसके स्थान पर दूसरे राजा को स्थापित करे। तो ये है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। प्रजा से ही राज्य का निर्माण होता है, बिना प्रजा के राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब की जनसंख्या जब तक नहीं होगी राज्य कैसे बनेगा? तो प्रजा का महत्व को स्वीकार। फिर है दूसरा सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत भी मनु के समान ही है। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले स्वामी, मतलब कि राज्य के निर्माण के लिए प्राचीन भारतीय विचारक 7 तत्वों का आवश्यक मानते हैं, जबकि पश्चिमी विचारक 4 चीजों का आवश्यक मानते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संपत्ति। लेकिन प्राचीन भारतीय विचारक 7 अंगों को आवश्यक मानते हैं। पहला है स्वामी, राजा। दूसरा है अमात्य, मंत्री। तीसरा है जनपद। जनपद में पूरे राज्य की भूमि आ जाती है, भूमि का होना आवश्यक है। और भूमि कैसी होनी चाहिए? न बहुत ज्यादा बंजर हो, न बहुत ज्यादा खराब, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। उसमें पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, जंगल होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, नदी नाले होना चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस इंग्लैंड के साम्राज्य में किसी जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था,
वह इंग्लैंड कभी भी और आज तक भी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। दुनिया भर में उसके साम्राज्य थे, लेकिन दूसरे देशों से वह खाद्यान्न मंगाता था, आज भी मंगाता था, कभी भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं रहा। तो जनपद मतलब भूमि। फिर है दुर्ग। दुर्ग माने किला, रक्षात्मक भी और आक्रमणात्मक, रक्षा के लिए भी आक्रमण के लिए। दुर्ग ऐसा होना चाहिए जहां पर हजारों की संख्या में सैनिक वहां पर रह सकें, अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर सकें और देश की रक्षा कर सकें। ये दुर्ग कितने प्रकार के होंगे? पहले है औदक। औदक जिसके चारों तरफ जल हो, जल से मतलब कि जल के बीच में, बड़े बड़े तालाबों के बीच में बना हुआ दुर्ग। धानवन मरुस्थल के बीच में बना हुआ दुर्ग। पर्वतों के बीच में बना हुआ दुर्ग, और वन जंगल के बीच में बना हुआ दुर्ग दुर्गम होना चाहिए, यहाँ पर हजारों सैनिक देश की रक्षा के लिए रह सकें, छिप सकें और शत्रु पर छिप करके वार कर सकें। फिर है कोष। जब तक कोष नहीं होगा तब तक राज्य का संचालन नहीं हो सकता। लोक प्रशासन में वित्त को प्रशासन का रथ माना गया है। जब तक वित्त नहीं होगा तब तक प्रशासन का संचालन हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से राज्य के संचालन के लिए कोष का होना आवश्यक है। कोष धर्म पूर्वक कर लगा करके जनता से वसूली की जानी चाहिए। बहुत ज्यादा कर देते समय लोगों के मन में, प्रजा के मन में यह भावना नहीं आनी चाहिए बहुत ज्यादा करारोपण किया जा रहा है। तो कोष धर्म पूर्वक संग्रहित होना चाहिए। फिर दंड। दंड माने सेना, दंड माने शक्ति। राज्य की शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी दूसरा देश आंख उठाकर देख न सके। चतुरंगिणी सेना होनी चाहिए। 1962 के समय या 1962 के पहले भारत की सैनिक स्थिति क्या थी सोच लीजिए। परिणाम क्या हुआ? चीन को आक्रमण करने का अवसर मिला। भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर, लगभग 50-60 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीन ने दबा दिया, अभी भी उसके पास है। क्यों? भारत शक्तिहीन था। भारत ने रक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। तो दंड मतलब सेना सबल होना चाहिए। दुनिया में सोवियत संघ की लाल सेना, जापान की सेना, जर्मनी की सेना, नामी सेनाएं, रेड आर्मी का नाम सुनते लोग कांपते थे। ये सोवियत संघ के समय थे। तो सेना सबल होना। फिर है मित्र। देश के अंदर, देश के बाहर। देश के बाहर राष्ट्र मित्र होना चाहिए, देश के अंदर व्यक्ति को मित्र होना चाहिए। देश के अंदर जो मित्र होंगे वे देश की समस्त प्रकार की गतिविधियों की खुफिया जानकारी सम्राट को समय समय पर देंगे, ताकि राजा को नीति निर्माण करने में सुविधा हो, उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि राज्य में विघटनकारी तत्व मौजूद हैं जो राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अच्छी तरह से कार्रवाई की जा सके, दंड दिया जा सके। ये राज्य के निर्माण के सप्तांग या 7 तत्व हैं। इसी को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद राजा के बारे में कौटिल्य बात करता है। राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक है उच्च कुलोत्पन्न होना चाहिए। उच्च कुलोत्पन्न जो व्यक्ति जो होते हैं संस्कारी होते हैं। फिर है वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करने वाला होना चाहिए। उसे धर्मनिष्ठ होना चाहिए।
उसे सत्यवादी होना चाहिए, उसे धैर्यशील होना चाहिए, उसे दूरदृष्टा होना चाहिए, उसमें उच्चाभिलाषाएं होनी चाहिए, उसे विद्वान होना चाहिए। मतलब व्यक्ति में जितने अच्छे से अच्छे गुण हो सकते हैं वो सब गुण राजा में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा प्रजा के लिए आदर्श होता है। यदि राजा क्रियाशील है, प्रजा भी क्रियाशील होगी। राजा प्रमादी है तो प्रजा भी प्रमादी होगी। जैसा राजा वैसी प्रजा। और राजा को चाहिए वह अपनी प्रजा का पालन एक पिता की भांति करे। राजा पिता है तो प्रजा उसकी संतान है। संतानों की देखभाल, संतानों का पालन, संतानों की शिक्षा दीक्षा, संतानों का सभी प्रकार से कार्य करना पिता का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और इसी प्रकार से राजा का भी दायित्व है कि वह अपनी प्रजा का पालन संतान की भांति करे। फिर है आगे कार्य, उसके कौन से कार्य है? प्रजा कल्याण, ये उसका सर्वाधिक प्रमुख कार्य है। नहीं तो उसको कभी भी पद से हटाया जा सकता है। वर्णाश्रम व्यवस्था को दुरुस्त करना, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन का समर्थन प्राचीन भारत के सभी विचारकों ने किया। देखिए, प्राचीन भारत में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी सबके कार्य बटे हुए थे। ये था डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। और जो व्यक्ति जिस काम को करता था उसी कार्य के आधार पर वो उसका वर्ग निर्धारित होता था। लेकिन भारत में इन चारों वर्णों के बीच कभी भी मनमुटाव, भेदभाव या तेरे मेरे की भावना नहीं थी। एक वर्ग समन्वय हम प्राचीन भारत में देखने को पाते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करना राजा का दायित्व था। फिर दंड व्यवस्था दुरुस्त रखना। जब तक दंड व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक देश सुधर नहीं सकता। मतलब न्यायिक व्यवस्था। और हमारे भारत में आज की तारीख में एक अपराधी को दंडित करने के लिए कितना समय लग जाता है सब देखने के लिए। जिला और सत्र न्यायालय में केस शुरू होता है, उसके बाद उसका डिसीजन के विरुद्ध हाई कोर्ट में चलता है, अपील होती है और हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इन सभी कार्यों को मिला करके 6, 7 साल 8 साल हो गए, 10 साल भी हो जाता है। फिर उसके बाद प्रक्रिया चलती है किसकी? क्षमा यात्रा की। उसमें साल भर से ज्यादा लग जाता है। तो ये हमारे देश की दंड व्यवस्था है। और जब तक ऐसी दंड व्यवस्था होगी तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ते रहेगा, अपराधी और ज्यादा अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे। आप देख लीजिए हमारे देश में आज तक किसी भी राजनीतिक नेता को, मंत्री को दंडित नहीं किया जा सका। केस चल रहे हैं, केस पेंडिंग है और जेल में भी हैं। तो जेल में रहते, यदि मान लीजिए सजा हो भी जाती है तो जेल से इनको पेरोल मिल जाता है, उनको जमानत पर फिर उनको छोड़ दिया जाता है। धन्य है हमारी देश की न्याय व्यवस्था। तो दंड व्यवस्था तभी होनी चाहिए। फिर वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था के बारे में कोटे में एक मजे की बात है। जिस प्रकार से जीभ में शहद रख देने से, मधु रखने से कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने मधु का स्वाद नहीं लिया। जिस प्रकार जीभ में मधु रखने से कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने मधु का स्वाद नहीं लिया, स्वाद नहीं चखा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति वित्त विभाग में कार्य करते हैं वो यह नहीं कह सकते कि उन्होंने वित्त का स्वाद नहीं चखा। और आगे बोलता है कौटिल्य, जिस प्रकार से लगाम में कसा हुआ घोड़ा बहुत ही शांत चित्त दिखता है, उसकी शांत चित्तता पर विचार करने के बाद जब आप उसके लगाम को निकाल देते हैं तो वही घोड़ा बेलगाम होकर के अनियंत्रित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वित्त विभाग के कर्मचारी अधिकारी जब तक उन पर कठोर नियंत्रण है, कठोर निरीक्षण है,
तब तक वे ईमानदारी से काम करते हैं, और जैसे ही उन पर यह नियंत्रण कम हो जाता है वो भ्रष्टाचार में लग्न हो जाते हैं। ये है कौटिल्य की नीति, और इसके चलते कौटिल्य कहता है कि राजा को चाहिए कि वो बुद्ध व्यवस्था को सबसे दुरुस्त रखे, प्रतिदिन वित्त व्यवस्था को अपने आंखों से पूरी तरह से देखकर वो संतुष्ट हो गए, उसके बाद उसका काम करें। जितने भी भ्रष्टाचार में संलग्न व्यक्ति उन सबको तत्काल दंडित करके देश से निकाल देवे या जेल में डाल देवे। और राजा को चाहिए जो धर्म पूर्वक इस करों का संग्रह करें। फिर है नियुक्तियां, उच्च पदों पर नियुक्तियां, राजदूतों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति, सभी प्रकार की नियुक्तियां करें और नियुक्तियों करके अच्छे सभी प्रकार की परीक्षाओं में खरे उतरने वाले व्यक्तियों को उच्च पद पर नियुक्तियां करें। फिर है सैन्य संचालन। सैन्य संचालन की जरूरी है, साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध भी होना आवश्यक है, तो सैन्य को चतुरंगिणी सेना होनी चाहिए, सेना को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त रखनी चाहिए। फिर है राजा के नियम प्रस्तावन नियंत्रण। कौटिल्य अपने राजा पर कठोर नियंत्रण रख रहा है। ये ठीक है, राजा को सभी प्रकार के अधिकार उसने दिए, लेकिन अनेक प्रकार के उसने नियंत्रण रखे। यहां तक कि कौटिल्य 24 घंटे के दिन रात को 12 भागों में 8 भागों में विभाजित करता, 16 भागों में विभाजित करता है। मतलब एक भाग 1.5 घंटे का है, और इस 1.5 घंटे में वह राजा को केवल 3 घंटा, मतलब 2 भाग, केवल उसको 3 घंटे सोने की अनुमति देता है, शयन करने की। बाकी 21 घंटे में 3 घंटे उसके भोजन के लिए है, स्नान के लिए है और अन्य छोटे मोटे काम के लिए। बाकी देखिए पूरे 18 घंटे उसका फिक्स है, उसका काम क्या क्या होगा पूरा फिक्स है, दिनचर्या निर्धारित कर देता है, ताकि राजा को प्रमाद करने का अवसर न मिले और अपना पूरा समय वह राज्य के कार्यों में लगा। जब इतना ज्यादा उसके दिनचर्या पर नियंत्रण है तो कोई भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता। फिर मंत्री परिषद, वह मंत्री परिषद की बातों को मानने के लिए बातें हैं, वह अपने निर्णय को मंत्री परिषद पर नहीं डाल सकता, थोप नहीं सकता। मंत्री परिषद से जैसा परामर्श मिलेगा सम्राट को उसी पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और फिर सुसंस्कृत व्यक्ति है। कौटिल्य कहता है कि राजा को जन्म से ही इस प्रकार के संस्कार दिए जाने चाहिए ताकि वो आगे चल करके एक आदर्श राजा बन सके। और समझौता, सबसे मूल चीज है समझौता, क्योंकि राजा और प्रजा के बीच समझौता हुआ है, राजा उस समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि प्रजा में से कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो राजा तो दंडित करता ही है, लेकिन यदि राजा इसका निरंतर उल्लंघन करे तो प्रजा को भी अधिकार है कि ऐसे राजा को पश्चात डाले। तो इस प्रकार से कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है, उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण है और मनमानी नहीं कर सकता, शक्तियों का उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद है मंत्री परिषद, मंत्री अमात्य, इनकी संख्या 7 या 8 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और इस 7-8 में भी 2-3 उसके खास अच्छे मंत्री होने चाहिए जिन पर सर्वाधिक विश्वास कर सके। अभी भी हमारे देश में देख लीजिएगा, कैबिनेट तो है, कैबिनेट में लगभग 45-50 मंत्री होते हैं, लगभग 20-22-25 मंत्री होते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री किसी विषय पर चर्चा करने की कोशिश करे तो क्या वह एक साथ 20-25 लोगों से चर्चा कर सकता है? नहीं। क्योंकि इन 25 में से भी 2-3 उसके खास होते हैं। सबसे पहले इन लोगों से चर्चा करता है, उसके बाद फिर कैबिनेट मीटिंग उसको रखता है।
इसी प्रकार से कौटिल्य भी कहता है कि 7-8 मंत्री या आवश्यकतानुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी 2-3 ऐसे उसके मंत्री होते हैं हों जो सर्वाधिक विश्वसनीय हो, उनके साथ चर्चा होनी चाहिए। और मंत्रियों से जब भी वह परामर्श लेवे, ऐसे जगह पर परामर्श लेवे जहां पर किसी प्रकार का गमनागमन न हो, जहां पर कोई चिड़िया भी पर मार न सकती, ऐसे गोपनीय स्थान पर राजा को चाहिए वो परामर्श लेकर। और ऐसा भी कहता है एक प्रकार से कि जहां पर हवा का भी प्रवेश ना हो सके, हवा का प्रवेश ना होगा तो मर जाएंगे लोग, लेकिन इतनी गोपनीय स्थान पर राजा को अपने मंत्रियों से मंत्रणा लेनी चाहिए। फिर है दूत व्यवस्था। दूत व्यवस्था कौटिल्य कहता है कि 3 प्रकार के दूत होते हैं, ये अभी भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले राजदूत होते हैं, जिससे कि निशिष्टार्थ का नाम कौटिल्य देता है। ये राजा के सर्वाधिक विश्वस्त व्यक्ति होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के राजदूत होते हैं। ये किसी भी देश में जाकर के दूसरे देश के राष्ट्रपति से या राजा से बात कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी। दूसरा है परमितार्थ। इनको जितना काम दिया गया है उतना ही काम करना इनका काम है, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, ये परमितार्थ है, परिमित, सीमित। और तीसरा है शासन अर्थ। ये संदेश ले जाने का काम करते हैं, लाने और ले जाने का काम करते हैं, मैसेंजर्स होते हैं। तो राजदूत व्यवस्था के बारे में विवेचन कौटिल्य ने किया है और कहता है कि राजा को दूसरे देशों के साथ दौत्य साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। आगे है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत की संक्षिप्त चर्चा मनु के चैप्टर में की गई थी, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। इसमें मूल राज्य है विजिगीषु, हीरो। जिस राजा में अनेक प्रकार के गुणों का वर्णन है, इसके पहले कौटिल्य कर चुका है, वही राजा इसका हीरो है और वही उस राजा को कौटिल्य विजिगीषु करता है। विजय की इच्छा रखने वाला विजिगीषु। और इस विजिगीषु उसका पड़ोसी। दूसरा है अरि मतलब दुश्मन। तीसरा है मध्यम। चौथा उदासीन। पांचवा मित्र। छठवां अरिमित्र। ये अलग अलग नाम है। कुल मिलाकर राज्यों की संख्या 12 है। ये कैसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1 नंबर विजिगीषु, विजय की इच्छा रखने वाला। प्रत्येक पड़ोसी दुश्मन होता है। कौटिल्य मानकर चलता है कि प्रत्येक पड़ोसी दुश्मन होता है। आप भारत का पीछे तरफ देख लीजिए, पाकिस्तान दुश्मन है। इन दोनों की सीमा से लगा हुआ तीसरा देश, उसे कौटिल्य मध्यम का नाम देता है। जैसे चीन, वह इन दोनों से, ये विजिगीषु हुआ, ये अरि हुआ, 2 नंबर। इन दोनों से 3 नंबर चीन मध्यम राज्य है। मध्यम राज्य जो होता है वह इन दोनों से शक्तिशाली होता है। देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान से ज्यादा शक्तिशाली चीन है। ये मध्यम राज्य प्राय इनकी झमेले में नहीं पड़ता, जरूरत पड़े तो पड़ भी जाता है। उसके बाद है उदासीन, 4 नंबर। वह इनके झमेले में बहुत कम पड़ता है, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ी तो इसका संस्करण दिया जा सकता है। ये इन तीनों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। 1, 2, 3 तीनों से ज्यादा शक्तिशाली 4 नंबर होता है। ये हो गया। अब आगे देखिएगा, ये 2 नंबर हमारा शत्रु देश है। शत्रु देश की सीमा से लगा हुआ जो देश होगा वह क्या होगा? वह होगा मित्र राष्ट्र होगा। पाकिस्तान से सीमा से लगा हुआ अफगानिस्तान मित्र राष्ट्र। फिर उसके बाद 6 नंबर क्या होगा? 6 नंबर में होगा वह इराक। ठीक, यह पाकिस्तान का मित्र देश है इराक। उसकी सीमा से लगा हुआ, फिर हर पड़ोसी एक दूसरे का दुश्मन है। तो
1 नंबर की मित्रता 5 नंबर से होगी, इन दोनों की दुश्मनी होगी। 5 नंबर की मित्रता 7 नंबर से होगी। इसी प्रकार से 2 की मित्रता 6 के साथ और 8 के साथ होगी। इसी को कौटिल्य कहता है 5 नंबर क्या होगा, मित्र राष्ट्र होगा। 6 नंबर अनिमित्र, दुश्मन का दोस्त। फिर 7 नंबर मित्र का मित्र। कैसे मित्र का मित्र, 1, 5, 7 ये मित्र हुआ, तो मित्र का मित्र 7 नंबर होगा, ये मित्र मित्र होगा। और 8वां जो होगा अरिमित्र मित्र, दुश्मन के मित्र का मित्र, दुश्मन के दोस्त का दोस्त, मतलब हमारा दोस्त। ये सामने की ओर, इसके पीछे की ओर भी एक के पीछे, जैसे बांग्लादेश हमारा दुश्मन हो सकता है क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र है, या आप बर्मा को ले सकते हैं, वह भी हमारा दुश्मन हो सकता है। तो पीछे की तरफ 9 नंबर है पार्श्वनिग्रह। पार्श्वनिग्रह का मतलब क्या है, यदि एक नंबर ने 2 नंबर पर आक्रमण किया, यदि विजिगीषु ने परिराज्य पर आक्रमण किया तो यह पीछे से वार करता है। जब 1 नंबर और 2 नंबर के बीच युद्ध होता है तो फिर 9 नंबर सक्रिय हो जाता है। 9 नंबर कैसे सक्रिय होता है, पार्श्वनी का मतलब होता है एड़ी। जब 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ता है, इसको भी आप इसी तरफ 2 नंबर को आप इसी नंबर को इसी तरफ ले लीजिए, क्योंकि पीछे भी वही स्थिति जो सामने स्थिति है, मतलब 2 नंबर इधर भी है। तो जब 1 और 2 नंबर में यहाँ पर युद्ध होता है तो 9 नंबर जो होता है 1 के पक्ष में, 1 के समर्थन में 2 नंबर की एड़ी पकड़कर खींच रहा, मतलब उसको गिरा देता है, गिराने की कोशिश करता है। ये पार्श्वनिग्रह है। उसके बाद 10 नंबर जो है आक्रांत। आक्रांत का मतलब जो आक्रांत है, युद्ध से आक्रांत है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो इस प्रकार से आक्रांत और पार्श्वनिग्रह के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। फिर पीछे तरफ और देखिए 11 नंबर जो है, 9 और 11 ये हमारा मित्र है, 11 मित्र का मित्र होगा। वही चीज है, नाम केवल पीछे और आगे के संदर्भ में ये नाम है और पीछे के संदर्भ में नाम में परिवर्तन है, चीज वही है। तो आप पार्श्वनिग्रह को ले सकते हैं मित्र, आप इसको इस प्रकार से ले सकते हैं 9/5, मतलब मित्र राष्ट्र, ये 6 हुआ, ये 7 और ये 8, मतलब 9 नंबर पीछे का मित्र राष्ट्र है, ये 10 नंबर पीछे का मित्र का शत्रु है, अरिमित्र है। 7 नंबर 11 नंबर जो है पीछे का हमारे मित्र का मित्र है, और 12वां जो है हमारे दुश्मन के मित्र का मित्र। ये 12 राज्यों को मिला करके कौटिल्य राज्य मंडल के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसके बाद षाट्गुण्य नीति की चर्चा कल हो चुकी है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैध। संधि करिए, आसक्ता पड़ेगा। विग्रह, यदि अपनी शक्ति अच्छी हो जाए विग्रह कर दीजिए, संधियों को तोड़ दीजिए। आसक्ता, यदि उपयुक्त अवसर है, उपयुक्त समय है, यान करिए, मतलब आक्रमण करिए। उपयुक्त समय नहीं है, कुछ समय की प्रतीक्षा करिए, आप आसन मारकर बैठ जाइए, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। संश्रय, यदि स्थिति अच्छी ना हो, अपनी स्थिति कमजोर जान पड़े, तो किसी शक्तिशाली राजा के आश्रम में चले जाना चाहिए, जैसे 4 नंबर के आश्रम में। और यदि अपनी स्थिति अच्छी हो जाए तो दुश्मन के साथ दुश्मनी करिए, दोस्त के साथ दोस्ती रखिए। ये 7 नीति। इसी प्रकार से 4 नीतियां, साम, दाम, भेद, दंड। ये जो साम, दाम, भेद, दंड है, ये हमारे दैनिक जीवन की नीतियां हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन 4 नीतियों से अलग नहीं हो सकता। घर में भी ये सब चलता है। आप सबसे पहले किसी को बोलते हैं कि ये काम करो,
और काम नहीं करता उसको प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन से नहीं माना उसको डराते धमकाते हैं, और नहीं तो फिर दंड, यदि आत्मिक क्षमता है दंड दे दीजिए, नहीं तो उसको कोसिए, उसको श्रापित करिए, ये तो दंड है और क्या है। तो ये हमारे दैनिक जीवन की ड्यूटियां हैं। और आगे चल करके एक चीज है साध्य की पवित्रता। कौटिल्य साध्य की पवित्रता पर बल देता है। साधन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यदि कुटिल साधनों से भी किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है तो प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कौटिल्य ने भी अन्य प्राचीन विचारकों की भांति राज्य के बारे में, सप्तांग सिद्धांत के बारे में, मंडल सिद्धांत के बारे में अपने विचार बहुत ही संतुलित रूप में और बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। उसने राजा को निरंकुश नहीं बना करके उसको अनेक प्रकार के नियंत्रण स्थापित किए हैं, और माना जाना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार से भी राज्य का संचालन किया, जिस प्रकार से पूरे भारत को संगठित किया, उसका एकमात्र श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है। आप सभी को